दोस्तों, यदि आप इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तट रक्षक का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों का जान लेना जरूरी है ताकि आपको फॉर्म भरने में आसानी हो और फॉर्म भरने के बाद आप ये ना सोचें कि ये चीज़ हमारे पास नहीं थी, अब फ्यूचर में हम शायद एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे या फिर एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो एक फॉर्म भरने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ों का जान लेना जरूरी है, जैसे कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी आ रही है और किस पोस्ट के लिए कौन सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन एलिजिबल है। और उसके बाद और भी बहुत सारे डाटा यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हैं कि क्या क्या और कितना पोस्ट है, कहाँ कहाँ इसका आपको पोस्टिंग वगैरह सब सारे प्रोसीजर किस तरह से आपको ज्वाइनिंग कराया जाएगा, वो सारा का सारा प्रोसीजर इसमें दिया गया है, जो कि यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। तो मैं रजनीश पाठक इस भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इन तमाम जानकारियों को लेकर आ गया हूं और चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को और आपको बताते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है आपको। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड के पोस्ट पर और इसके अंदर बहुत सारे और भी पोस्ट हैं, मैं आपको आगे बताऊँगा, उस पर जो है 11 जुलाई 2025 से 25 जून 2025 तक फॉर्म को फिलअप कराया जाएगा, जो कि कुल 630 पोस्ट पर आया हुआ है यह वैकेंसी। कितने पोस्ट पर? 630 पोस्ट पर यह वैकेंसी आया हुआ है। अब ये 630 पोस्ट पर जो वैकेंसी आया हुआ है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस चाहिए आपको। मेरे भाई, एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग दिया गया है कि कौन से पोस्ट पर आपको, अब उसके हिसाब से यहाँ दिया हुआ है। देखिए, यदि आप नाविक जनरल ड्यूटी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको क्लास 12th पास होना चाहिए। आप मैथ और फिजिक्स आपके सब्जेक्ट में होना चाहिए 12th में, तभी आप एलिजिबल है नाविक जनरल ड्यूटी के लिए, ठीक है। और भी कहाँ से, तो यहाँ से आप क्या दिया गया है यहाँ पर कि काउंसिल ऑफ बोर्ड्स फॉर स्कूल एजुकेशन COBSE से सर्टिफाइड जो भी संस्थान है, अगर वहाँ से आपने 12th करा है मैथ फिजिक्स में तो आप नाविक जनरल ड्यूटी के लिए एलिजिबल हैं। फिर नाविक में ही डोमेस्टिक ब्रांच, अपने ही देश के आसपास रहने के लिए आपको क्लास 10th पास होना आपका जरूरी है COBSE से मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको क्लास 10th का पास होना जरूरी है। अब यांत्रिक के लिए क्या सुविधा बताई गई है, कौन सा क्राइटेरिया बताया गया है, जरा देखिए। इसमें कहा गया है कि अगर आप क्लास 10th पास हैं किसी भी रिकॉग्नाइज विद्यालय से जो कि COBSE से रिकॉग्नाइज है वहाँ से, और इसके साथ साथ आपने यदि डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में या टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग किया है आपने 3-4 साल के कोर्स के साथ, तब आप एलिजिबल हैं, ठीक है। और ये जो आप कोर्स करेंगे जो डिप्लोमा का या इंजीनियरिंग का, वो AICTE से मान्यता प्राप्त विद्यालय से होना चाहिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। या फिर अगर ये आपके पास नहीं है तो यहाँ पर 10th और 12th आप दोनों पास है, 10th और 12th दोनों पास है, और इसके साथ साथ कम से कम 2 साल या 3 साल का डिप्लोमा आपके पास में इन सारे ट्रेड में होने चाहिए। अब कुछ बातें नीचे बता दी गई हैं कि लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट डिप्लोमा फॉर रिक्वायरमेंट इन यांत्रिक कैडर इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, जो रेडियो और पावर में जो इंजीनियरिंग वगैरह चाहे ब्रांच जो भी होते हैं उन सब डिपार्टमेंट से अगर आपने कर लिया है तो कौन कौन से हैं देखिएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यदि आपने किया है डिप्लोमा में तो आप इन्हीं ट्रेड से अगर हैं तो आप आराम से इस फॉर्म को, यांत्रिक वाले फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा का किया है और ये सब आपका ट्रेड रहा है इस बीच में, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन से अगर आपने इंजीनियरिंग किया है, जिसमें आपको एडवांस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपने किया है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग आपने किया है, तो ये सभी के सभी अगर इसमें इस ट्रेड में आप हैं तो आप एलिजिबल हैं यांत्रिक का फॉर्म भरने के लिए। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है। अब आगे आते हैं और आपकी एज की चर्चा कर लेते हैं कि भाई मेरे आपका एज क्या होना चाहिए इसमें जाने के लिए।
तो देखिए, तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 22 साल के जो व्यक्ति हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। एकदम युवाओं के लिए है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि केवल और केवल मेल इस फॉर्म को भर सकते हैं, फीमेल इस फॉर्म को नहीं भर सकती, या केवल मेल ही भर सकता है, फीमेल नहीं भर सकती हैं, ध्यान रखिएगा। और जो इंडियन है वही भरेंगे, नेपाल के, भूटान के, बांग्लादेश के, वहाँ के लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते। अभी देखिए, अब वो बच्चे जो 01/26 02/26 में ये नाविक का पोस्ट पे फॉर्म भर रहे हैं, तो वो कैंडिडेट का जन्म 1 अगस्त 2004 से लेकर के 1 अगस्त 2008 के बीच में होना चाहिए। फिर जो यांत्रिक के लिए भर रहे हैं 01/26 बैच के लिए, वो जो है वह उनका जन्म 1 मार्च 2004 से 1 मार्च 2008 के बीच में होना चाहिए। और जो इसी के लिए फॉर्म भर रहे हैं नाविक के लिए ही, लेकिन उनका बैच 02/2026 का है, 02/26 का है, तो वो कैंडिडेट जो है वह उनको 1 अगस्त 2004 से 1 अगस्त 2008 के बीच का जन्म उनका होना चाहिए। बाकी रिलैक्सेशन आपके कैटेगरी वाइज आपको दिया जाएगा, ठीक है। अब आइए यहाँ पर देख लेते हैं पोस्ट। ये देखिए, ये पोस्ट जो दिया गया है आपको, नाविक जनरल ड्यूटी का 99 पोस्ट है, यानी कुल मिला के 260 पोस्ट नाविक का है। और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इन तीनों में यांत्रिक का कुल पोस्ट यहाँ पर दिया गया है 11 30 30 60 पोस्ट कुल इसका है। इसके बाद नीचे आइएगा तो नाविक जनरल ड्यूटी का ही है 02/26 में, इसमें है 260 पोस्ट और इसमें है 50 पोस्ट। किनको? इस डोमेस्टिक ब्रांच वाले नाविक को। तो कुल मिला के अगर सबको जोड़िएगा तो 630 आएगा। 630 पोस्ट पर यह वैकेंसी आई हुई है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, यहाँ पर अलग अलग जोन में आपको भेजा जाएगा, अलग अलग जोन में, नॉर्थ जोन, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, है ना, अलग अलग जोन है। अलग अलग जोन के लिए अलग अलग राज्य का नाम लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ये सारे के सारे जो राज्य आपको दिख रहे हैं, ये सभी के सभी भारत के कोस्टल स्टेट्स हैं, जो कि कोस्टल, जिनका सीमा जो है वह तटीय क्षेत्र में लगता है। अब देखिए, चलते हैं आगे। अब यहाँ पर है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन करने के लिए बताया गया है इसमें कि 4 स्टेज हैं टोटल मतलब ज्वाइनिंग कराने तक का 4 स्टेज आपको दिया गया है। तो आपको पहले स्टेज में एग्ज़ाम देना है, दूसरे स्टेज में फिजिकल वगैरह, मेडिकल वगैरह, तीसरे स्टेज ऐसे करके होगा। आगे इस सब का विवरण दिया गया है। सबसे पहले देखिए, जो आप फोटो डालिएगा, उसमें जो भी आप फोटो डालिएगा, तो फोटो तो आप डाल देंगे, लेकिन फिर भी आपका लाइव इमेज कैप्चर वहाँ पर ड्यूरिंग जिस समय आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, उस समय आपको लाइव, यानी एकदम वेब कैमरा उसका चलेगा। एप्लीकेशन जिस पर आप फॉर्म भरेंगे, वहाँ पर वो दिया गया है सिस्टम कि आप वहाँ से डायरेक्ट आपका फ़ोटो खींचा जाएगा, ठीक है। तो वो दिया गया है यहाँ पर। फिर आपकी बायोमेट्रिक करी जाएगी, और ये सब प्रोसीजर है आपको फॉर्म भरने समय का, ठीक है। तो ये फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद में स्टेज 1 का जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा, क्या करने, स्टेज 1 का एग्ज़ाम यानी फर्स्ट एग्ज़ाम आप देने जाइएगा, तो फर्स्ट एग्ज़ाम आपका OMR बेस्ड होगा। कौन सा बेस्ड होगा? OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा। तो जब क्लासरूम में इंटर करिएगा तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। आमतौर पर सभी एग्ज़ाम में होता है, आपके ID प्रूफ वगैरह, एडमिट कार्ड वगैरह सब देखे जाते हैं, तो वो सब होता है। फिर उसके बाद में जब अंदर आप रहिएगा तो आपका बायोमेट्रिक रिकॉर्ड भी चेक किया जाएगा, अंगूठा सटा के देखा जाएगा। सबसे पहले आपका लेफ्ट थंब लिया जाएगा। अगर लेफ्ट थंब आपका नहीं काम कर रहा है तो राइट थंब काम करेगा। अगर ये दोनों थंब काम नहीं किया तो बाकी 9 उंगली 8 उंगली किसी काम का नहीं है, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाइएगा। अब देखिए यहाँ पर, इसके बाद यहाँ कह रहा है कि द कैंडिडेट हैज़ टू टेक फॉलोइंग टेस्ट डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट अप्लाइड। जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उस पोस्ट के अनुसार आपको टेस्ट देना होगा। तो देखिएगा, इसका सबका बताया गया है। तो जो विद्यार्थी नाविक का एग्ज़ाम देने जा रहा है, किसका एग्ज़ाम? नाविक DB का एग्ज़ाम देने जा रहा है, और इसका एग्ज़ाम जो देने जा रहा है वो सेक्शन 1 का ही एग्ज़ाम देगा। केवल सेक्शन 1, या नीचे यहाँ देख लीजिए सेक्शन 1 दिया गया है, इसका एग्ज़ाम देगा, जो कि जिसमें पासिंग मार्क्स 30 नंबर के होंगे। UR, EWS, OBC के लिए और SC ST के लिए पासिंग मार्क्स है। यहाँ तो कंपटीशन फाइट होता है तो ज़्यादा तक के लिए लड़ा जाता है। तो सेक्शन 1 में क्या है, ज़रा इसको समझ लीजिए। यानी जो नाविक जो परीक्षा देंगे, जो इस पोस्ट के लिए परीक्षा देंगे, उनके लिए क्या सिलेबस है, क्या पूछा जाएगा, कितना देर का एग्ज़ाम होगा, समझिएगा। तो जो नाविक के लिए फॉर्म भर रहे हैं, नाविक के लिए परीक्षा देंगे,
उनसे देखिए, उनसे मैक्सिमम 60 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स के सवाल? 60 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। क्वेश्चन उनका कुल 60 होगा, 45 मिनट का समय उनको दिया जाएगा। 20 ठो मैथ पूछा जाएगा, 10 साइंस पूछा जाएगा, इंग्लिश 15 पूछा जाएगा, रीजनिंग 10 पूछा जाएगा और 5 ठो से जीके पूछा जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का जो कि 10th लेवल के सिलेबस पर डिपेंडेंट होगा। अब देखिए आगे, जो नाविक का ही फॉर्म भरेंगे लेकिन जीडी का भरेंगे। किसका भरेंगे? जीडी का। उस सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों का एग्जाम देंगे। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों का एग्जाम देंगे। अब सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में क्या है? तो सेक्शन 1 तो आप देखें कि जो नाविक जीडी का एग्जाम देगा उसको ये एग्जाम भी देना पड़ेगा 60 मार्क्स का, जिसमें 45 मिनट मिलेगा, 60 क्वेश्चन इसको भी देगा। और उसके बाद में फिर उस दूसरे सेक्शन का एग्जाम देगा, जिस दूसरे सेक्शन में उसको 50 मार्क्स की परीक्षा ली जाएगी, 50 सवाल पूछे जाएंगे, 30 मिनट का समय दिया जाएगा और केवल मैथ और फिजिक्स से सवाल पूछा जाएगा। मैथ और फिजिक्स से सवाल पूछा जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला पोस्ट के लिए। जो पोस्ट है यहाँ पर यांत्रिक का जो पोस्ट है वो सेक्शन 1 और 3 देगा। क्या देगा? यांत्रिक के पोस्ट के लिए जो इलेक्ट्रिकल के लिए जाएगा वो सेक्शन 1 और 3 का परीक्षा देगा। 1 और 3 में क्या है? तो 1 में आपने देख ही लिया कि ये 60 मार्क्स के परीक्षा होंगे, 60 क्वेश्चन होगा, 45 मिनट का समय होगा। कौन कौन से सवाल पूछे 1 में वो आपको देख लिए। सेक्शन 3 में क्या है? इसमें 50 मार्क्स का परीक्षा होगा, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मिनट का समय दिया जाएगा और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ही 50 सवाल उनसे दागे जाएंगे और उनको देना है। और यहाँ जो सेक्शन 2 का जो एग्जाम देंगे उन 12th लेवल का मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री उनसे पूछा, मैथ फिजिक्स का सवाल रहेगा, केमिस्ट्री का सवाल नहीं रहेगा। अब जो बच्चा यहाँ पर यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक के लिए वो 1 और 4 देगा, 1 और 4 देगा। इसका मतलब है कि 1 सब में कंपलसरी है, सबको देना है 1, सेक्शन 1 सबको देना है और 1 और 4 देगा। ठीक है, कौन देगा 1 और 4? तो ये वाला देगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स का करेगा, और जो मैकेनिकल करेगा वो 1 और 5 देगा। तो जो सेक्शन 4 में जो मैक्सिमम मार्क्स होगा 50 नंबर का, 30 मिनट का, यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का सवाल 50 ठो पूछा जाएगा, जो कि डिप्लोमा लेवल का रहेगा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग सिलेबस से दिया जाएगा। अब जो मैकेनिकल करेगा वो 1 और 5 लेगा। तो 1 और 5, तो 5वें के मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर के होंगे, 30 मिनट का समय और 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ही सवाल आपसे लिया जाएगा। डिप्लोमा लेवल का सवाल रहेगा, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिलेबस का सवाल आपसे पूछा जाएगा। ये बेसिकली सिलेबस था थोड़ा। स्टेज 1 में तो आप एग्जाम देके चलिए आए। अब स्टेज 2 में है, तो स्टेज 2 में फिर आपका जब एग्जाम देने जाइएगा तो बेसिक आइडेंटिटी चेक होगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, फिर असेसमेंट टेस्ट होगा, आपका OMR बेस्ड एग्जाम होगा, फिर ऑब्जेक्टिव एग्जाम आपसे लिया जाएगा। और इसी बीच में आपको फिजिकल टेस्ट भी देना पड़ेगा, जिसमें आपको 1.6 यानी 1600 मीटर का दौड़ होगा, 7 मिनट का समय आपसे लिया जाएगा, 20 ठो उठक बैठक करना होगा, 10 ठो पुशअप मारना होगा। ठीक है, इस चीज़ सबका ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपसे मेडिकल आपकी कराई जाएगी। क्या कराई जाएगी? मेडिकल कराई जाएगी। मेडिकल भी हो जाएगा आपका। जब मेडिकल में आप निकल जाइएगा तब स्टेज 3 के लिए आपको सॉर्ट आउट किया जाएगा कि स्टेप 3 में आप जाइए। इसमें बहुत सारे कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स की बात की गई है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उस समय रखने होंगे। कभी भी आप अपना फोटोकॉपी, किसी चीज़ का फोटोकॉपी करा के और सेल्फ अटेस्टेड करके उसका कॉपी नहीं अपलोड करिएगा, नहीं तो फॉर्म भरना आपका बेकार हो जाएगा, आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपका लाइव इमेज जब लिया जाएगा तो कैंडिडेट का सिग्नेचर स्कैन होगा। क्या होगा? आप अपना सिग्नेचर स्कैन करके डालिएगा। डेट ऑफ बर्थ का एक प्रूफ होना चाहिए, जैसे 10th का मार्कशीट होगा या फिर आपके पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो। फिर आइडेंटिटी प्रूफ हो, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सब शामिल है। इसमें से कोई एक होना चाहिए। अगर आप पहले से सर्विसमैन हैं तो आपको सर्विस सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। उसके बाद और भी यहाँ पर दिए गए हैं जो कि एक्स्ट्रा और भी एलिजिबिलिटी आपको चाहिए, जैसे रेसिडेंशियल कोई किसी को डालना है तो वो डालेगा, कास्ट का सर्टिफिकेट होगा तो वो डालेगा, ये सब चीज़ें हैं। फिर आप जब शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे स्टेज 2 के लिए, तब आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, तो जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबको अपने कैटेगरी SC ST EWS जो भी हैं उसका सर्टिफिकेट चाहिए, क्लास 10th का मार्कशीट, क्लास 10th का सर्टिफिकेट। फिर एडिशनल सीट पर क्लास 10th के लिए अलग से जो है मार्कशीट एक अलग से आपको रखना पड़ेगा। फिर है उसके बाद क्या कहता है, फार्मूला फॉर कन्वर्जिंग CGPA ग्रेड। अब वो है जो 10th में जो CBSE से किए हैं, CGPA या ग्रेड उनको मिला हुआ है, उनके लिए जो है ये सब चीज़ें लागू होती हैं। फिर जो नाविक में है, कौन है?
जो नाविक के पोस्ट पर हैं उनके लिए ये सब क्लास 12 का मार्कशीट, क्लास 12 का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। और बाकी सब चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो CGPA जिन्होंने बाकी सब बोर्ड से किया है उनके लिए। अब यांत्रिक कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर वही सब चीज़ें दी गई जो यहाँ पर, और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट वगैरह ये सब चीज़ चाहिए जो कि इनके लिए है, क्योंकि यांत्रिक वाले सभी के लिए, किसी को इलेक्ट्रिकल में, किसी को मैकेनिकल में, किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसमें हमको डिप्लोमा होना ज़रूरी है, तो उनका भी सर्टिफिकेट उनके पास होना ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें देखिए, ये जो है यह जारी किया गया है, जो आयोग है उसी के द्वारा जारी किया गया है। जो भी आप फ़ोटो डालेंगे मेरे भाई, वो फ़ोटो आप JPEG और JPG फॉर्मेट में डालेंगे, फ़ोटो आप ना डालेंगे, PDF नहीं डालेंगे, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसके बाद 300 रुपया आपका फ़ी लगेगा, 300 ओनली रुपये आपको फ़ी जमा करने होंगे, और तब आप आराम से फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन सिटी आपको फॉर्म भरते वक्त दिया जाएगा कि चुन लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है कि कब कब किसका ये टेंटेटिव डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन है, इस डेट में चेंजिंग भी हो सकता है, नहीं भी चेंज हुआ तो मिडिल या एंड नवंबर 2025 में एग्ज़ाम आपका स्टेज 2 का होगा, स्टेज 1 का मिडिल या इसी सितंबर वगैरह में एग्ज़ाम हो जाएगा। और फाइनल एग्ज़ाम यहाँ पर आप देख सकते हैं कब होगा, सारी चीज़ें आपको दिखाई गई हैं। फिर रिजल्ट डिक्लेरेशन हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ आइए नीचे, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर ईच स्टेज, सबके लिए जो डॉक्यूमेंट का जरूरी है उसके लिए दिया गया है। तो उतना इन सब चीज़ों का हमें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या चीज़ें उतना विशेष लगेंगे, है ना। लेकिन हाँ, स्टेज 3 ये सब चीज़ें आप जो है आराम से देख लीजिए, और इनको स्टेज 1 के लिए पूरा पढ़ लीजिएगा, फ़ोटो कितने रखने हैं, क्या क्या चीज़ें रखनी हैं, बाद में जब आपकी क्लियर हो जाएगी उसके बाद का सारा क्राइटेरिया है। अभी तो फॉर्म भरने के लिए ही हमें जानना था कि क्या है, और सिलेबस पे बातचीत करना था थोड़ा सा, तो उन पर किया हमने। और ये सारी की सारी चीज़ें दी गई हैं आपको, जो कि आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रोक के देख सकते हैं। हाँ, और ये चीज़ जान लीजिए कि यहाँ पर चेस्ट आपका कितना होना चाहिए, भैया आपके जितना है उतना से 5 सेंटीमीटर फुला दीजिए और आपका काम चल जाएगा। उसके बाद वेट आपका जो है ±10 जो है, कहता है कि वेट जो है प्रोपोर्शनेट ऑफ द हाइट, एंड जो हाइट और एज का जो प्रोपोर्शन होता है उससे ±10% का एक्सेप्टेबल है। यानी अगर किसी का 50 kg एज होना चाहिए, तो अगर उसका 55 kg भी है तो चल जाएगा, ठीक है। हियरिंग, सुनने में नॉर्मल होना चाहिए, उसको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, तब जाके इस प्रकार का आराम से। टैटू बॉडी पर परमानेंट टैटू नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको वहीं से भगा दिया जाएगा, ठीक है। सैलरी, आपकी सैलरी क्या होगी भैया, बड़ा मज़ेदार चीज़ है ये सब। यहीं पर तो आके जब लास्ट में, जब महीने के 30 तारीख को जब मैसेज आता है तो पूरे महीने का थकान उसी समय उतर जाता है लोगों का। नाविक जनरल ड्यूटी के लिए बेसिक पे 21,700 रुपया है, लेवल 3 का पे है। और नाविक जो डोमेस्टिक ब्रांच के लिए है उनके लिए 21,700 रुपया ही है, लेवल 3 का। यांत्रिकों के लिए जो है वह 29,200 रुपये का लेवल 5 का है। बाकी आपको इंसेंटिव वगैरह सब बढ़ के मिलता रहेगा, यहाँ 6200 का इंसेंटिव भी दिखा रहा है। और जो इसके ऊपर के हैं, जब से जैसे आपका प्रमोशन होगा, जैसे आपका प्रमोशन होगा, तो उस समय जब ऊपर जाइएगा तब 47,600 तक का आपको क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा, बेसिक पे मिलेगा आपको। इसके बाद पे लेवल 8 तक आप जाइएगा, अच्छा खासा वेतन मिलेगा आपको, और आप एक ऊपर के अधिकारी भी धीरे धीरे छोटे जगह के हो ही जाएंगे। तो ये सब चीज़ें दी गई हैं आपको यहाँ पर पूरी। चलिए, तो ये सभी के सभी दिया है। लास्ट 25 जून को आप फॉर्म को भरेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें दी गई हैं आपको यहाँ से आपको जिन जानकारियों को मिला है, जो जानकारी आपको मिला है भैया, अगर उससे आप संतुष्ट होंगे, अगर जो जानकारी आपको यहाँ दिया गया है उससे आप संतुष्ट हैं, तो देरी न करिए, एक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि और बच्चों तक यह वीडियो जल्द से जल्द पहुँच सके और वो भी देखें और इसका लाभ उठाएं। मिलते हैं इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। वंदे मातरम।